गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम स्टार्ट कर रहे हैं सीटेट पेपर 2 की तैयारी। इस लॉकडाउन को हम एक अपॉर्चुनिटी की तरह ले रहे हैं, इसे प्रॉब्लमेटिक या प्रॉब्लम ना बना के एक अपॉर्चुनिटी बना रहे हैं। और आज मैं आपको स्टार्ट करा रही हूँ क्लास 6 का NCERT क्लास 6 का चैप्टर 1, क्योंकि हमारे पेपर 2 में जो सिलेबस है वो है क्लास 6 to 8 NCERT SST का मैं स्टार्ट कर रही हूँ। इसके बाद हम साइकोलॉजी स्टार्ट करेंगे अपने चैनल पे, और मैं आपको साइकोलॉजी भी कराऊंगी। पहले इम्पोर्टेंट जो टॉपिक हैं उन डिस्कस करेंगे, फिर उनसे रिलेटेड MCQs करेंगे। आज हम लेते हैं 6th क्लास का NCERT का चैप्टर 1 ऑफ हिस्ट्री। इसका नेम है क्या, कब, कहाँ और कैसे। इसमें दोस्तों हम सारा चैप्टर ना पढ़ के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे, क्योंकि जो चीज़ हमारे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है उनके ऊपर हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आओ देखते हैं कैसे पता लगाएं, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। अतीत के बारे में हम बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, क्या पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटक मतलब हंटर, शिकारियों के बारे में, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के बारे में जानकारियां हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम ये भी जान सकते हैं कि लोग क्या, बच्चे जो है वो क्या उस समय खेलते थे, कैसी कहानियां सुनते थे, कौन से नाटक वो देखा करते थे। अब ये जो अब तक पढ़ा है ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, इसमें से हमारे लिए क्वेश्चन पुट अप नहीं होगा। क्वेश्चन कहाँ से आएगा? क्वेश्चन यहाँ से आएगा दोस्तों। लोग कहाँ रहते थे, ये देखिए यहाँ पर मानचित्र में नर्मदा नदी का पता लगाओ। नर्मदा नदी कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे। अब आप सोचेंगे संग्राहक क्या चीज होता है? संग्राहक मतलब संग्रह करने वाले थे, जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। वो जानते थे कि आसपास के जंगलों में विशाल संपदा है। अपने भोजन के लिए वो जड़ों, फलों तथा जंगलों के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। क्वेश्चन आ सकता है, हर चीज मतलब जो है, जो मैं पढ़ा रही हूँ आपको इम्पोर्टेंट पढ़ा रही हूँ, ये मत सोचना कि ये तो कोई नॉर्मल सी बातें हैं। यहीं पे हमें ऑप्शंस दिए जाते हैं, यहीं पे दोस्तों हम कंफ्यूज होते हैं। तो ये पूछा जा सकता है आपसे कि वो किस किस चीजों का संग्रह करते थे। तो जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह करते थे। वे जानवरों का आखेट भी करते थे। आखेट का मतलब है शिकार करते थे। नेक्स्ट यहाँ पे आया है कि अब तुम सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों का पता लगाओ। तो हम पहले मैप देख लेते हैं। ये देखिए मैप, इस मैप में यहाँ पर देखिए ये किरथर और सुलेमान की पहाड़ियाँ हैं, जो कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है। ये रही यहाँ पर, और इनके बारे में क्या लिखा है देखो, हम पढ़ते हैं कि उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ हैं उत्तर पश्चिम में, और यहीं पर 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कहाँ पर सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलें उगाई गई। तो इसका आंसर आ जाएगा सुलेमान और किरथर की पहाड़ियां, जो कि उत्तर पश्चिम में है और जो कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है। यहीं पर स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। अब नेक्स्ट ये उन्होंने भेड़ बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना भी शुरू कर दिया। भेड़ बकरी और गाय जैसे पशुओं को, कौन कौन से जानवर है? भेड़ बकरी और गाय। ये लोग गांव में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। ये देखिए हम यहाँ पे मैप में देख लेते हैं। यहाँ मध्य भारत में ये विंध्य की पहाड़ियां हैं और ये उत्तर पूर्व में गारो की पहाड़ियां हैं। इनके बारे में लिखा है। ये कुछ ऐसे अन्य क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ। इन क्षेत्रों में भी कृषि का डेवलपमेंट हुआ, कृषि का विकास हुआ, और यहीं पर सबसे पहले चावल उपजाया गया। अब इसी क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन हो जाएगी कि चावल कहाँ उपजाया गया और गेहूं और जौ कहाँ। तो गेहूं और जौ के लिए आप किरथर और सुलेमान की पहाड़ियों को टिक करेंगे, और चावल के लिए आप विंध्य की पहाड़ियां और गारो की पहाड़ियों को टिक करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो है इम्पोर्टेंट चीज हमारी इसमें है कि सहायक नदियां। इसमें बताया गया है कि सहायक नदियां वो नदियां होती हैं जो बड़ी नदियों में मिल जाती हैं। और फिर लिखा है कि 4700 वर्ष पूर्व, आज से लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कौन सी नदियां? सिंधु नदी तथा इसकी सहायक नदी। आइए मैप में देख लेते हैं एक बार। सिंधु नदी यहाँ पर है आपकी सिंधु नदी, इधर
ये रही सिंधु नदी, यहाँ देखिए यहाँ पर मैप में इसकी सहायक नदियां हैं झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज। तो ये क्या लिखा है यहाँ पर देखो, यहाँ पे लिखा है कि सिंधु नदी, इसकी सहायक नदियों का पता लगाएं। सिंधु तो इसकी सहायक नदियों को देखें, सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो दूसरी बड़ी नदी में मिल जाती हैं। और यहीं पर लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे आरंभिक नगर फले फूले। क्वेश्चन आ जाएगा कि आरंभिक नगर कौन सी नदियों के किनारे फले फूले और कब, तो 4700 वर्ष पूर्व और सिंधु और इसकी सहायक नदियों के किनारे रावी, व्यास, सतलुज। अगर आप ये दोबारा से मैं आपको एक बार बता देती हूँ ताकि आपको कंफर्म हो जाए। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज ये इसकी सहायक नदियां हैं और यहीं पर जो है 4700 वर्ष पूर्व नगर फले फूले। आगे हम देखें कि गंगा व उसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्री तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास। गंगा और उसकी सहायक नदी सोन नदी और जो इसकी सहायक नदियां हैं, ये रही यहाँ पर गंगा और सोन नदी और यमुना नदी, ये सारी इसकी सहायक नदियां हैं। तो यहाँ पर कब नगरों का विकास हुआ? 2500 वर्ष पूर्व यहाँ पर नगरों का विकास हुआ। तो इस क्वेश्चन को हमें ध्यान से समझना है। आगे है गंगा और सोन नदी का पता लगा हुआ, मैंने अभी आपको मैप में दिखाई। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का जो क्षेत्र प्राचीन काल में मगध जो अभी वर्तमान में बिहार में है के नाम से जाना जाता था। क्या लिखा है कि गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन, गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, गंगा और इस नदी के गंगा के दक्षिण में और इसकी नदियों के आसपास का जो क्षेत्र है वो मगध, अभी वो जो कि बिहार में है, नाम से जाना जाता था, मगध के नाम से जाना। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई। आगे दोस्तों ये देखिए क्या लिखा है। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की, कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों। देखो यात्रा करने के बहुत सारे रीजंस थे, वो मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाऊंगी कि किन किन वजहों से वो लोग यात्रा करते थे। और कभी कभी उनको लिखा है यहाँ पर कि पहाड़ों, पर्वतों और रेगिस्तानों, नदियों, समुद्रों के कारण जोखिम भी उठाने पड़ते थे, लेकिन फिर भी ये लोग जो है यात्रा करते थे। इस कॉलम में लिखा है कि जो दक्षिण अफ्रीका है वो अन्य सारे, यहाँ पे लिखा है दक्षिण एशिया, ये देखो आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका दक्षिण एशिया के एरिया बताया गया है कि उसमें आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका है। और अफगानिस्तान, ईरान, चीन, म्यांमार आदि पड़ोसी देशों को दर्शाता है। दक्षिण एशिया एक छोटा सा एक महाद्वीप से छोटा है। जो दक्षिणी एशिया है वो एक महाद्वीप से क्या है, छोटा, लेकिन इसकी जो डाइवर्सिटी है, इसकी जो विशालता है और बाकी एशिया से समुद्र, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण इसे उपमहाद्वीप कहा जाता है। अब यहाँ पे देखिए लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की, मैंने आपको अभी बताया। और ऊंचे पर्वतों, पहाड़ों, रेगिस्तानों, नदियों के समुद्र करने जोखिम भी उठाना पड़ता था। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे कि पहाड़ियां, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। जैसे भी मैंने बताया पहाड़ियां, पर्वत और समुद्र, एशिया महाद्वीप की बातें हो रही हैं। आगे लिखा एशिया की बातें नहीं, हम यहाँ पे किसकी बातें कर रहे हैं, दक्षिणी एशिया की, दक्षिण एशिया। आगे लिखा है कि ये देखिए आगे क्या है, देशों के नाम, इसमें और इम्पोर्टेंट चीजें हैं देशों के नाम। अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया अथवा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द जो है वो इंडस से निकला है, इसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बनता है कि इंडिया जो शब्द है वो कहाँ से निकला है और संस्कृत में उसे क्या कहा जाता है, सिंधु। अब हम ईरान और यूनान का पता लगाएंगे। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानी और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस कहा। सिंधु नदी को जो ईरान और यूनानी जो थे उन्होंने सिंधु को क्या कहा, हिंदोस अथवा इंदोस। इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। तो हम अगर हमसे ये क्वेश्चन आता है कि भारत को इंडिया किसने कहा, तो हम कहेंगे ईरानियों और यूनानियों ने भारत को इंडिया कहा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता है। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले, ध्यान रखेंगे। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की लगभग आरंभिक कृति ऋग्वेद में, जो संस्कृत की आरंभिक कृति है ऋग्वेद जो 3500 वर्ष पुरानी है, उसमें इस शब्द का प्रयोग हमें मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा, पहले इसका प्रयोग देश के लिए नहीं होता था। फिर यहाँ पे लिखे हैं कि ताड़पत्रों से बनी पांडुलिपि का एक पृष्ठ। अब
ताड़पत्र। पांडुलिपि क्या होती है, सबसे पहले हम इसे समझेंगे। इस पांडुलिपि को इंग्लिश में अगर हम बोले, इंग्लिश में इसको कहते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यू का अर्थ होता है हाथ और स्क्रिप्ट का मतलब होता है लिखना। तो ये जो पांडुलिपि थी लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनको अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध देते थे। किस पे लिखी जाती थी ये मैन्यूस्क्रिप्ट जो थी, ये ताड़ के पत्रों पर लिखी जाती थी या बुर्ज पेड़ की छाल या खाल के ऊपर इनको लिखा जाता था। और यहाँ पर देखो हमें एक दिखाया भी गया है कि किस तरीके से ताड़ के पत्तों को एक जगह पे मर्ज करके एक बनाया गया और उस पर पांडुलिपियां जो हाथ से कुछ लिखना, पांडुलिपि को मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं। ये यहाँ पे लिखा है कि पांडुलिपि कही जाती थी। और अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए जो प्रयुक्त होने वाला शब्द है वो है मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द। और ये लैटिन का एक शब्द है। मैन्यू का अर्थ होता है हाथ से निकला है। और ये पांडुलिपियां प्राय ताड़पत्रों पर लिखी जाती थी। स्क्रिप्ट आपको पता है कि स्क्रिप्ट का मतलब लिपि, मतलब लिखने का तरीका होता है। तो मैन्यूस्क्रिप्ट। आगे हमें बताया गया है कि कुछ जो पांडुलिपियां थी उन्होंने इतने टाइम हो गया तो उनको कुछ को कीड़ों ने नष्ट कर दिया था। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध हैं। प्राय पांडुलिपि मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती। क्वेश्चन बिल्कुल यहाँ से आ सकता है सीटेट के अंदर की जो पांडुलिपियां हैं ये कहाँ रखी जाती थी, तो ये मंदिरों और विहारों से हमें प्राप्त होती है, वहां पर इनको रखा जाता था। इनमें क्या होता था, राजाओं के जीवन के बारे में, मान्यताओं, व्यवहारों, औषधियों और विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की जानकारी हमें मिलती थी। और इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं और नाटक भी हैं। इनमें से कई जो हमारे स्रोत हैं वो महाकाव्य, कविताएं, नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में मिलते हैं जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में मिलते हैं। प्राकृतिक भाषा का प्रयोग आम लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि उस टाइम जो आम जनता थी उसकी भाषा कौन सी थी, तो प्राकृत। और जो पंडित लोग थे, जो ब्राह्मण थे, उन्हें ही संस्कृत का ज्ञान था। ये भी इम्पोर्टेंट बात है। आगे हम पढ़ेंगे कि ऐसे लेख पत्थर जो अभिलेख थे, अभिलेखों के बारे में आगे बताया गया कि अभिलेखों का भी अध्ययन हम कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए जाते थे। तो क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि अभिलेख कहाँ पर उत्कीर्ण किए जाते थे, तो ये उत्कीर्ण किए जाते थे कठोर सतहों पर जिनमें पत्थर आदि होते थे, पत्थर अथवा कोई भी कठोर सतह। कभी कभी शासक तथा अन्य लोग अपने आदेशों को इन पर उत्कीर्ण करवा देते ताकि लोग उन्हें देख सकें, उन्हें पढ़ सकें, उनका पालन कर सकें। और यहाँ पर ये बताया गया है कि इसमें देखिए कि लगभग 2250 वर्ष पुराना एक अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। कंधार नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। इस शासक के विषय में हम अध्याय 8 में पढ़ेंगे। और ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि यह जो अभिलेख है इसमें कौन सी भाषा है। तो इस अभिलेख में दोस्तों यहाँ पर यह लिखा है कि यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी और अरमाइक नामक दो विभिन्न लिपियों तथा भाषाओं में है, यूनानी और अरमाइक। आगे हम करेंगे कि यहाँ पे लिखा है पुरातत्वविदों के बारे में। तो हम ये जानेंगे कि पुरातत्वविद कौन होते हैं। ऐसे जो लोग प्राचीन चीजों के बारे में पता लगाते हैं, पत्थर, ईंटों और उनसे बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं, उन्हें हम पुरातत्वविद कहते हैं। कौन होते हैं पुरातत्वविद? पत्थर और ईंटों से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करने वाले लोगों को पुरातत्वविद कहते हैं। जो पुरानी चीजों का अध्ययन करते हैं, पुरा मतलब प्राचीन। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों आदि का वो क्या करते हैं? अध्ययन। तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन और खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती हैं जिनको ये ढूंढते हैं। इनमें से कुछ पत्थर, पक्की मिट्टी और धातु की बनी होती हैं। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट नहीं होते। ये ठीक है, ये इसके बारे में हमने जान लिया। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से जानवरों की हड्डियां वो ढूंढते हैं, तो मछलियों और चिड़ियों की हड्डियां। अब आप ये आ जाएगा कि ढूंढते हैं या नहीं ढूंढते, तो इसमें हम अगर ध्यान से पढ़ें तो वो यहाँ पर चिड़ियों और मछलियों की हड्डियां ढूंढते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी कि
पांडुलिपियां, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारी के लिए इतिहासकार प्राय स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। ये भी एक क्वेश्चन सीटेट में, एनसीईआरटी की हर लाइन इंपॉर्टेंट है, किसी भी लाइन से उठा के सीटेट में आपके लिए क्वेश्चन आ सकता है। तो पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्राय स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। अगर आप मुझे कहोगे तो मैं आपको इनके नोट्स भी प्रोवाइड करा दूंगी ताकि आपका क्विक रिवीजन हो जाए। अगर आपको नोट्स चाहिए इनके क्विक रिवीजन के लिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते थे जो अतीत का अध्ययन करते हैं। इतिहासकार कौन होते हैं? जो अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में बहुत पढ़ना बहुत ही रोचक हो जाता है, क्योंकि इनसे हमें क्या मिलती आती है? सहायता इतिहास के बारे में जानने के लिए। नेक्स्ट पैराग्राफ में बताया गया है कि जो अतीत है वो एक है या अनेक है, क्योंकि कई जगह आपने लिखा देखा होगा हमारे अतीत, तो हमारा अतीत क्यों नहीं है, हमारे अतीत क्यों है? ऐसा इसलिए यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया जाता है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए अगर हम लें तो पशुपालकों तथा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से और व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत ही भिन्न था। तो हो सकता है कि यहाँ से भी आपके लिए कोई क्वेश्चन बन जाए, इसलिए चीजों को हम थोड़ा डीपली पढ़ रहे हैं। आगे हम पढ़ेंगे कि उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफी कुछ जानते हैं। कैसे हमने जाना? शिलालेखों से, इंस्क्रिप्शन से, मैन्युस्क्रिप्ट्स जो हमें मिली उनसे ही तो इतिहासकारों ने जाना कि भाई उस टाइम के जो शासक थे वो कैसे रहना सहना था, उनका कैसा जीवन वो व्यतीत करते थे, कैसी किन किन लड़ाइयों में वो भाग लेते थे। जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक तथा पशुपालक जैसे आम आदमी प्राय अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन के बारे में जानकारी जानने में मदद मिलती है, हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। अब यहाँ पे बताया गया है कि तिथियों का क्या मतलब है, तो ये मैं आपको सिंपल सी लैंग्वेज में बता देती हूँ कि जो ईशा है, जो क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट है, उनके जन्म को जीरो माना जाता है। उनके जन्म को क्या माना जाता है? जीरो माना जाता है। और उनके जन्म से पहले की जितनी भी तिथियां हैं उन्हें बीसी कहा जाता है। उनके जन्म के बाद की जितनी भी तिथियां हैं उन्हें एडी कहा जाता है। तो बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट और एडी का मतलब है एनो डोमिनी। तो यहाँ पे कह रहा है कि वर्ष की गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथियों से की जाती है। 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य है ईसा के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। ईसा के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व, बीसी जैसे मैंने बताया बिफोर क्राइस्ट के रूप में मानी जाती हैं। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। यही बातें यहाँ पे बताई गई हैं कि बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट है, एडी का मतलब है एनो डोमिनी, और ये लैटिन भाषा के शब्द हैं, इन्हें भी हम ध्यान रखेंगे कि ये लैटिन भाषा के शब्द हैं। कभी कभी एडी की जगह सीई तथा बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग होता है। सीई अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा, देख लो दोस्तों, कभी कभी इनकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। सीटेट में ना सही किसी और एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए सीई, तो आप क्राइस्ट बोल सकते हो, कुछ भी आप लगा सकते हो, लेकिन सीई का मतलब है कॉमन एरा और बीसीई का मतलब है बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ। कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है, कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षरों का प्रयोग जिसका तात्पर्य है बिफोर प्रेजेंट। एनसीईआरटी का हर वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। कहीं कहीं वो अलग बात है कि कहानियां दी हुई होती हैं, तो कहानियों को तो हम रीड नहीं करते, लेकिन जो हमारे मतलब की इंफॉर्मेशन है उसे हम जरूर देखेंगे। तो ये बीपी का मतलब है बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से पहले है। तो इस चैप्टर में हमने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें देखी। अब मैं इसका एमसीक्यू टेस्ट लगा लेती हूँ, और अगर आप कहेंगे कि मैम इनका जो हमें क्विक रिवीजन के लिए स्मॉल मतलब नोट्स प्रोवाइड कर दो, तो आप मुझे अपने मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। चलो मैं अब इसका एक एमसीक्यू टेस्ट लगाती हूँ और आपसे भी आंसर लूंगी और फिर मैं भी आपको आंसर बताऊं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए
यहाँ पे लिखा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कुछ स्टेटमेंट्स को विचार करिए इनके ऊपर। मैन्युस्क्रिप्ट्स आर रिटन ऑन द हार्ड सरफेसेस, जो मैन्युस्क्रिप्ट्स थी वो हार्ड सरफेसेस पे लिखी जाती थी। सेकंड है इंस्क्रिप्शंस आर रिटन ऑन द लीव्स, इंस्क्रिप्शंस जो थे वो लीव्स पे लिखे जाते थे। तो आप बताइए कि जो मैन्युस्क्रिप्ट मैंने आपको अभी चैप्टर पढ़ाया है, मैंने क्या आपको बताया कि मैन्युस्क्रिप्ट हार्ड सरफेसेस पे लिखी जाती थी? मैंने आपको बताया कि मैन्युस्क्रिप्ट किस पे लिखी जाती थी? ताड़ पत्रों पे। तो ताड़ पत्र तो हार्ड सरफेस नहीं होते, तो ये फर्स्ट वाला रॉन्ग है। सेकेंड लिखा है कि इंस्क्रिप्शंस आर रिटन ऑन द लीव्स, जबकि मैंने आपको बताया कि इंस्क्रिप्शंस जो थे वो हार्ड सरफेसेस पे लिखे जाते थे, तो ये दोनों ही गलत है। तो आंसर आ जाएगा इसका डी, नीदर वन नॉर टू। सेकेंड क्वेश्चन है राइस इज फर्स्ट ग्रोन इन, जो राइस है वो सबसे पहले कहाँ पर उगाया गया? तो ये यहाँ पे लिखा है, इसका आंसर हो जाएगा आपका, जैसे मैंने आपको चैप्टर में बताया, नॉर्थ ऑफ विंध्यास। थर्ड क्वेश्चन है इंस्क्रिप्शंस फाउंड नियर द कंधार वर रिटन इन, जो कंधार में हमारे इंस्क्रिप्शन मिले हैं वो किस में लिखे गए? कंधार मतलब कि अफगानिस्तान, और कंधार मतलब जो अशोक के 2250 ईस्वी पूर्व जो अशोक के मिले हैं हमें इंस्क्रिप्शंस, तो वो है हमारे ग्रीक एंड अरमाइक में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुलेमान रेंजेस बॉर्डर, जो सुलेमान रेंजेस हैं वो कहाँ पर हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, क्या वो इंडिया और चाइना के बीच में है? मैंने आपको पहले मैप दिखाया था सुलेमान की जो पहाड़ियां हैं, सुलेमान और किरथर की पहाड़ियां, क्या वो इंडिया और नेपाल के बीच में है, इंडिया और म्यांमार के बीच में है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान? तो आपको याद आ ही गया होगा अब तक कि वो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। फिफ्थ क्वेश्चन है मेजर रीजन ऑफ साउथ एशिया बीइंग रिगार्डेड एज अ सब कॉन्टिनेंट, क्या रीजन है कि साउथ एशिया है उसे सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डिमार्केशन विद सराउंडिंग एरियाज, उसकी सरहद बंदी के कारण, उसकी जो सरहद है जो दूसरे कंट्रीज से टच हो रही है, तो उसके कारण जो पड़ोसी देशों से टच हो रही है, इसलिए उसको क्या कहा जाता है? सब कॉन्टिनेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेहरगढ़ इज फाउंड नियर, कौन से पास, कौन सा जो दर्रा है वहां पर मेहरगढ़ पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बोलन दर्रा, बोलन दर्रे में मेहरगढ़ पाया जाता है, स्थापित है, फाउंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग आर फाउंड नियर नर्मदा वैली, नर्मदा वैली में क्या पाया जाता है? आर फाउंड नियर नर्मदा वैली, तो इसमें फर्स्ट आंसर है अर्ली एग्रीकल्चर, सेकंड है हंटर्स एंड गैदर्स, थर्ड है अर्ली सिटीजन, तो इसका आंसर हो जाएगा हंटर्स एंड गैदर्स। एट्थ क्वेश्चन है नियोलिथिक साइट इन जम्मू एंड कश्मीर, जो नियोलिथिक साइट जम्मू कश्मीर में कौन सी पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बुर्ज होम, ऑप्शन डी। नाइन्थ क्वेश्चन है फेमस भीमबेटका केव्स वर फाउंड नियर, जो भीमबेटका की केव्स है वो कहाँ पर पाई जाती हैं? तो ये पाई जाती हैं आपकी नर्मदा वैली में। कहाँ पर मिलती हैं भीमबेटका की केव्स? नर्मदा वैली में। तो ये आपका एमसीक्यू, एक टेस्ट भी लगा लो, रिवीजन भी, कुछ भी लगा सकते हैं आप इसको। 10 नंबर है फेंस, जो कि एक धातु है, इज एन आर्टिफिशियल मेड मटेरियल, एक आर्टिफिशियल एक धातु है ये। इट इज मेड ऑफ, ये किससे बनी है? तो इसका अहम आंसर होगा इसका गम एंड क्वार्ट्ज। ये दोस्तों कुछ एमसीक्यूज मैंने आपको करवाए और मैंने फर्स्ट चैप्टर आपको करवाया। ये मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको कुछ और चेंजेस चाहिए तो प्लीज मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और आपको कोई भी नोट्स सीटेट के रिगार्डिंग चाहिए, एनसीईआरटी के रिगार्डिंग, फर्स्ट चैप्टर अभी हमने कंप्लीट किया, ऐसे ही मैं रोज सेकेंड चैप्टर कल लेकर आऊंगी। आपको और भी कोई नोट्स चाहिए तो यू प्लीज कंसल्ट मी, यू कमेंट in my comment box. Thank you and have a nice day.